हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और इस वीडियो में हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो नंबर 2 पर। देखिए, वीडियो फर्स्ट में हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जिन प्रिंसिपल्स को प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई किया जाना चाहिए। उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे कौन कौन हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे आते हैं फ्योल्स प्रिंसिपल्स। कौन से? फ्योल्स प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स यहां पर दो व्यक्तियों के द्वारा हम पढ़ेंगे, एक मिस्टर फ्योल, एक मिस्टर टेलर। तो पहले हम फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्योल्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं? फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मिस्टर फ्योल कौन थे, क्योंकि जिनके हम प्रिंसिपल्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी प्रिंसिपल्स को हम ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए थे, जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंट किया था। कौन है मिस्टर फ्योल? तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो देखिए, मिस्टर फ्योल टर्की में पैदा हुए थे 1841 में। मिस्टर फ्योल वाज बोर्न इन टर्की एट 1841। 1841 में टर्की में बोर्न हुए थे। एंड 1860 में इन्होंने इंजीनियरिंग यानी माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री अचीव की थी। 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री को अचीव किया था और उसी डिग्री के आधार पर ये एक कोल कंपनी में एज ए इंजीनियर वर्किंग करने लगे, यानी कि एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में एक कोल फैक्ट्री में ये कार्य करने लगे। और 1888 में इनका प्रमोशन उसी कंपनी में एमडी के तौर पर हो गया, यानी कि जिस कंपनी में ये इंजीनियर बतौर इंजीनियर कार्य कर रहे थे, उसी कंपनी में इनका प्रमोशन होकर के इनको एमडी बना दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। और जिस समय इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था, उस समय कंपनी अपनी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन पर थी, यानी कंपनी पूरी तरीके से डूबने की कगार पर थी, इंसॉल्वेंट होने की कगार पर थी। और ऐसी कंडीशन में एमडी के पद मिस्टर फ्योल ने लिया था और कुछ ही साल में अपने कुछ मैनेजरियल टेक्निक्स को अप्लाई करके मिस्टर फ्योल ने उस कंपनी को इंसॉल्वेंसी की पोजीशन से बाहर निकालकर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पर ले जाकर खड़ा कर दिया था। तो वो मैनेजरियल टेक्निक्स कौन सी थी जो मिस्टर फ्योल ने अप्लाई की थी, उनके बारे में हमें पढ़ना है। वो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स थे जो कि एक डूबी हुई कंपनी को, एक इंसॉल्वेंट कंपनी को उठा करके एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पर ले जाकर खड़ा कर देते। तो उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। और आफ्टर 30 इयर्स मिस्टर फ्योल रिटायर्ड हो गए, जब एक कंपनी को एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद में वो रिटायर्ड हो गए और वो एक अच्छी स्टील कोल कंपनी के नाम से जाने जाने लगी। तो मिस्टर फ्योल के वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे जो उन्होंने अपनी उस कंपनी में अप्लाई किए थे जो बिल्कुल इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन पर थी, और उसके बाद में भी उसको निकाल कर एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो मिस्टर फ्योल के वो प्रिंसिपल हम देखते हैं। आइए, सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम सदियों से अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। आप सभी अप्लाई करते हुए आ रहे हैं जाने अनजाने में। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो कि एक साथ ना किया जाए, बल्कि उस कार्य को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तब उस कार्य को किया जाए। देख, कोई भी एक कार्य होता है, कोई भी बड़ा कार्य होता है, तो उस बड़े कार्य को हम लोग एक साथ नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, उन सभी कार्य को हम छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो कार्य एक परफेक्शन के रूप में हो सके। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अकेला ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहे, अकेला फर्म चलाना चाहे, अकेले फर्म को ऑपरेट करना चाहे, तो नहीं कर सकता।
अगर उसे प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट करेगा ही करेगा, परचेज मैनेजर को अपॉइंट करेगा ही करेगा रॉ मटेरियल्स परचेजिंग वगैरह करने के लिए, सेल्स मैनेजर को अपॉइंट करेगा सेल्स डिपार्टमेंट देखने के लिए, मार्केटिंग को देखने के लिए मार्केटिंग मैनेजर को असाइन करेगा, और उसी के बाद में उसे परफेक्शन एक रिपोर्ट मिलेगी। क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने फील्ड में परफेक्ट होते हैं, और जिस व्यक्ति पे जो कार्य अच्छे से आता है, परफेक्ट तरीके से आता है, उस कार्य को उस व्यक्ति को ही दिए जाना चाहिए। तो मिस्टर फ्योल यही कहते थे कि जिस व्यक्ति की नॉलेज स्किल जिस डिपार्टमेंट में अच्छी है, आप उस डिपार्टमेंट के कार्य को उसी व्यक्ति को दें। ऐसा नहीं है कि अगर एक अच्छा क्रिकेटर में बात करें अगर हम, कि एक अच्छा बॉलर है और उसको बैट्समैन के लिए तैयार किया जाए तो वो गलत है। एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर है और आप उससे कहो कि भाई तू प्रोडक्शन मैनेजर का कार्य देखेगा, तो वो कार्य को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसका मार्केटिंग में है, वो मार्केटिंग अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए अगर व्यक्ति का इंटरेस्ट जिस डिपार्टमेंट में है, जिस फील्ड में है, उस फील्ड से रिलेटेड ही उसको वर्क दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करें एक स्कूल के प्रिंसिपल के भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को प्रिंसिपल क्या करते हैं, अपने को डिवाइड कर देते हैं कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एक टीचर को दे दिया और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दूसरे को दे दिया, क्लर्कियल डिपार्टमेंट क्लर्क को दे दिया, तभी वो कार्य हो सकता है। और अगर प्रिंसिपल सर ये चाहें कि मैं अकेला बैठ करके ही सभी को मैनेज कर लूँ, सो इट इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए मिस्टर फ्योल कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन में अपने कार्य को डिवाइड करें, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करें, ओके, और कार्य को केवल उन्हीं व्यक्तियों को दें जो व्यक्ति जिस फील्ड में परफेक्ट है, उस व्यक्ति को उस फील्ड के कार्य को दें। क्लियर? सेकंड प्रिंसिपल है हमारे अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि आप सभी जानते हैं। अथॉरिटी मीन्स अधिकार, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स उत्तरदायित्व। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हम 100% अथॉरिटी दे दें कि भाई आपको ये काम करना है और आपकी पूरी पावर है, 100% पावर है आपको, तो वो भी सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्लास के मॉनिटर को अगर हम कह दें कि आपको क्लास को शांत कराना है और आपको पूरी अथॉरिटी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बट क्लास शांत होनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो मॉनिटर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को पीटेगा, मारेगा, क्लास से बाहर निकाल देगा, भगा देगा स्कूल से, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको आपने पूरी अथॉरिटी दे दी है। और ऐसी कंडीशन में जो अदर स्टूडेंट्स होंगे उन सभी पर उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। इसलिए 100% अथॉरिटी नहीं देनी है। लेकिन बात आती है कि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी देनी आवश्यक है, लेकिन 100% नहीं। जितनी आपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज के इक्वल ही अथॉरिटी होनी चाहिए। इट मीन्स मिस्टर फ्योल कहते हैं कि आप अगर किसी व्यक्ति को केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, अथॉरिटी ना दें, तो वो भी गलत है। आपने कह दिया मॉनिटर से कि क्लास शांत करनी है, बट अथॉरिटी कोई नहीं है आपको, तो क्लास में केवल खड़े होकर ये कह सकता है भाई शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, लेकिन स्टूडेंट्स उसकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसको कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। वो स्टूडेंट क्लास से बाहर भी नहीं कर सकता, किसी को डांट भी नहीं सकता। तो उसको इतनी अथॉरिटी दे कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक अच्छे से निभा सके। परफेक्शन रूप से कार्य व्यक्ति तभी कर सकता है जब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसे अथॉरिटी भी मिले। अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पूरी, अथॉरिटी कुछ भी नहीं दी, तो कार्य नहीं हो सकता। या अथॉरिटी बहुत अधिक दे दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके सामने बहुत कम है, तो भी कार्य आपका बिगड़ेगा। तो इसलिए मिस्टर फ्योल कहते हैं कि जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल ही उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो ही हमारा वर्क एक परफेक्शन के रूप में निकल करके आएगा। क्लियर? इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों समान सिचुएशन में होनी चाहिए। ठीक है? आपको वर्क कराना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी देना भी आपकी मॉरल ड्यूटी है। अगर आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आपको उसको दी है ये देखना भी आपकी मॉरल ड्यूटी है।
तो ये आपके सेकंड प्रिंसिपल था मिस्टर फ्योल के। ओके, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करें, बट इस अकॉर्डिंग डिवाइड करें कि किसी की अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से अधिक ना हो जाए। क्लियर? आइए, थर्ड पॉइंट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल आज भी सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी फर्म, सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस, सभी जगह पर अप्लाई किया जाता है, यहाँ तक कि हम अपने घर पर भी इसको अप्लाई करते हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक वर्क पर अप्लाई किया जाना ही चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी कार्य को करना संभव नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो एम्प्लॉय या वर्कर्स अपने टाइम पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के लिए नहीं आ पाएंगे, उनका एक टाइम निश्चित नहीं हो पाएगा, उनकी अथॉरिटी का वो गलत फायदा उठाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन अगर होगा तो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही उनको वर्क करना होगा, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है। आप जानते हैं कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या प्राइवेट सर्विसेज हैं, सभी में डिसिप्लिन मस्ट होता है। टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से लंच होना, कार्य को किस प्रकार से कितने टाइम में कंप्लीट करना है, वो सभी डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का अपना एक महत्व होता है। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, फिर आप उसको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। तो इसलिए ये कहता है मिस्टर फ्योल कि डिसिप्लिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है किसके लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्ट तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं डिसिप्लिन के बारे में कि Fowle insisted that discipline is required at superiors as well as subordinates level। जो डिसिप्लिन है वो सभी सुपीरियर्स के लिए भी अप्लाई किया जाना चाहिए, सभी सबऑर्डिनेट्स के लिए भी अप्लाई किया जाना चाहिए, सभी लेवल पर अप्लाई किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल ये लोअर लेवल के लिए ही अप्लाई किया जाना है या मिडिल लेवल के लिए अप्लाई किया जाना है, ये टॉप लेवल से लेकर के और लोअर लेवल तक सभी पर अप्लाई किया जाना है, क्योंकि डिसिप्लिन जब ऊपर से चलेगा तभी नीचे तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल के व्यक्ति जो मन चाहे वो कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन सभी के लिए इक्वल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कोई सीईओ हो या मैनेजमेंट कमेटी हो या आपके सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर या सुपीरियर्स या सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, कोई भी हो, सभी के लिए डिसिप्लिन मस्ट है। ओके, नाउ एंड फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड इट मीन्स कमांड की यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि सभी को जो कमांड दी जा रही है, जो निर्देश दिया जा रहा है, जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है, वो एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों के ऊपर आपने जो सबऑर्डिनेट्स बनाए हैं या कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, वो वन होना चाहिए, यानी वन बॉस वन ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि अभी मान लीजिए टीचर ने बोला कि आपको कल विद्यालय 8 बजे आना है, दूसरे टीचर ने बोल दिया आपको विद्यालय 10 बजे आना है, प्रिंसिपल सर ने बोल दिया आपको विद्यालय सुबह 7 बजे आना है। तो अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं, क्लास टीचर की बात मानूं, सब्जेक्ट टीचर की बात मानूं, प्रिंसिपल सर की बात मानूं, किसकी बात को मानूं मैं? कोई 8 बजे कह रहा है, कोई 10 बजे कह रहा है, कोई 7 बजे कह रहा है, ये तो अलग अलग कमांड होगी ना, सभी के इंडायरेक्शन अलग अलग हुए। तो ऐसी कंडीशन में वो कहते हैं, ऐसी कंडीशन में ये होता है कि आप किसकी कमांड को अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मिस्टर फ्योल कहते हैं कि वन बॉस इज वन डायरेक्शन, वन कमांड। एक बॉस होगा, एक ही कमांड होगी, यानी कि एक ही बॉस कमांड देगा, उसमें दूसरा बॉस आकर के इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके जो एम्प्लॉयज होंगे, जो वर्कर्स होंगे,
वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार किसकी कमांड को माने हम। तो इसलिए कह रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में होनी आवश्यक है। पहले ये आपस में टॉप लेवल डिसाइड कर ले कि कमांड वर्कर्स को कौन देगा, किसके थ्रू कमांड जानी चाहिए, और उसी कमांड के थ्रू वर्क होना चाहिए। फिर अदर कोई सुपीरियर्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो वर्कर्स क्या होंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे और आपका कार्य सही प्रकार से टाइम पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू फ्योल, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना चाहिए, जिसमें वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल an employee should receive order from one boss superiors and should be accountable to one superiors only, because if he is receiving orders from more than one boss then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first। यानी कि जो मैंने आपको बताया वही है कि पहले हम किसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें, किसके ऑर्डर को माने, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए वन बॉस होना चाहिए, वन कमांड होनी चाहिए। ओके, अदर कोई भी बॉस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि जिम्मेदारी फिर उसी बॉस की रहेगी जिसने कमांड दी है, अकाउंटेबिलिटी उसी की रहेगी। अगर दो बॉस कमांड दे देंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी एक तो कहेगा कि भाई मैंने तो ऐसे बोला था, मुझे नहीं पता, दूसरे ने बोला होगा, तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती है, बट जाती है। और जबकि जिम्मेदारी हमेशा जब एक व्यक्ति की होती है तो कार्य आपका बहुत ही परफेक्शन तरीके से होता है। तो इसलिए मिस्टर फ्योल कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को हमें ध्यान में रख करके वर्क करना चाहिए। ओके, तो आज के ये 4 प्रिंसिपल काफी हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल पर हम चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।